इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यह है वीडियो नंबर सेकेंड इस चैप्टर का। इसके पहले एक वीडियो किया है मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है, जिससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का अगला टॉपिक, जो कि है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, आखिर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, और हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ खास फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स को पढ़ने से पहले हम एक तरीके का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फीचर से रिलेटेड। तो देखिए, यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है कि 20वीं सेंचुरी की जब शुरुआत हुई, उस समय में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था वो काफ़ी एक्टिव था और इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया जा रहा था। और ये स्ट्रगल आपको उस समय शुरू नहीं हुआ था, बल्कि उसके पहले काफ़ी सालों से चल रहा था। और जितना समय लोगों ने, यानी कि आज़ादी की लड़ाई में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो कि अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, उसके साथ साथ वो इस बात के ऊपर भी ध्यान दे रहे थे और सोच रहे थे और प्लान कर रहे थे कि जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा, भारत जब आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद इंडिया कैसा होना चाहिए, उसका समाज कैसा होना चाहिए, वहाँ पर किस किस तरीके के रूल लगने चाहिए। और ब्रिटिश के शासन काल के दौरान जो ब्रिटिशर्स द्वारा रूल बनाए जाते थे, उसको एक तरीके से थोपा जाता था लोगों पर, लोगों को फोर्स किया जाता था फॉलो करने के लिए। लेकिन इस तरीके के रूल को देखकर कि जो ब्रिटिश किस तरीके से रूल करते हैं, उसको देखकर जो इंडियंस थे, जो कि आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके जहन में ये बात आई कि हमारा जो देश जब आज़ाद हो जाए तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें हमारे देश में होनी चाहिए। सभी लोगों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, लोगों के पास कुछ सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोची। और इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी भारत के लिए संविधान बनाने के लिए, जिसमें कि 300 लोगों ने हिस्सा लिया 1946 में, उन्होंने इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया काफ़ी सालों तक, और डिस्कशन करने के बाद भारत को एक संविधान दिया। और ये जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये लगातार मिलते रहते थे और सभी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते रहते थे कि किस चीज़ के ऊपर किस तरीके का कानून होना चाहिए, सभी लोगों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। और देखिए, हमारा जो देश है उसमें बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ रहते हैं, जो कि अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन है उनका, अलग अलग कल्चर है। तो उन सभी को बराबर सम्मान मिलना चाहिए और उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। और जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उस समय इंडिया में काफ़ी अजीब सी स्थिति थी, काफ़ी परेशानी वाली स्थिति थी। पार्टीशन हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का। बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए थे कि उनको पाकिस्तान के साथ जाना है कि इंडिया के साथ जाना है, या फिर वो अलग रहना चाहते हैं। और इसके अलावा जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन था इंडिया का, वो भी उतना अच्छा नहीं था। और इन सभी इश्यूज को देखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का भी ध्यान रखा कि जो लोग हैं, जो कि भारत में रहेंगे, उनके अधिकार किसी तरीके से हनन ना हो, या फिर उनको पॉवर्टी से बाहर कैसे निकाला जाए, जो समाज के निचले तबके हैं उनको ऊपर कैसे लाया जाए। इस तरीके के बहुत सारी चीज़ों को सोचकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। तो इसके बाद आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन कौन से की फीचर्स हैं, जो कि इस किताब में यहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है फेडरलिज्म की। तो देखिए, फेडरलिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही एक ज़रूरी फीचर है। तो फेडरलिज्म होता क्या है? तो देखिए, फेडरलिज्म का सिंपल मतलब ये होता है कि एक ही जनता के ऊपर, एक ही देश के ऊपर एक से ज़्यादा सरकारें शासन करें। जैसे कि पूरे इंडिया के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट है, और आपको जो स्टेट्स हैं, स्टेट के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट है, और इसके नीचे लेवल पर भी आप जाते हैं तो आपके जो विलेज हैं, विलेज के लिए आपको पंचायत गवर्नमेंट होती है, या फिर पंचायत बैठते हैं, मुखिया बनते हैं। इस तरीके के आपको लोकल लेवल पर गवर्नमेंट मिल जाते हैं, और शहरों में आपको नगर पालिका, नगर निगम देखने को मिल जाता है। तो फेडरलिज्म का सिंपल मतलब ये होता है कि लोग वही रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर शासन करने वाले एक सरकार नहीं होगी, बल्कि कई सरकारें होंगी। यानी कि जो देश से रिलेटेड मुद्दे हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, जो राज्य के स्तर पर मुद्दे हैं, यानी कि एक खास इलाके को ध्यान में रखकर जो चीज काम करने चाहिए, उन मुद्दों को स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। और अगर किसी गांव
गांव में कोई काम करना है या फिर शहर में कोई काम करना है तो उस लेवल के मुद्दों को जो विलेज गवर्नमेंट है या फिर जो शहर की गवर्नमेंट है वो देखेगी। तो इस तरीके से जो पावर है उसको अलग अलग स्तर पर डिवाइड कर दिया जाता है फेडरलिज्म में, और जैसा जरूरत होता है उसके अनुसार अलग अलग गवर्नमेंट को ताकत दिया जाता है। और अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में देखिए बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट केवल रूल करती है तो वो न्यू दिल्ली में बैठकर सभी के लिए नियम कानून नहीं बना सकती और सभी लोगों को खुश नहीं रख सकती है। तो वैसे मुद्दे जो कि आपको रीजनल हैं, कुछ एक खास इलाके से रिलेटेड हैं, वैसे मुद्दों को स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है कि आप इसको हैंडल कीजिए। और कुछ खास मुद्दे जो कि आपको गांव से रिलेटेड हैं, जैसे कि पानी प्रोवाइड करना या फिर नाली बनाना, इस तरीके के मुद्दे आपको दे दिए गए हैं, आपको जो विलेज लेवल पर है या फिर जो आपको सिटी लेवल पर है उस लेवल पर। तो इस तरीके से पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो अलग अलग लेवल पर कर दिया गया है। इसके बाद दूसरा फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो इंडिया में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के जो अलग अलग टायर्स हैं, टायर्स कहने का मतलब कि अलग अलग लेवल पर जो गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है और उसके बाद फिर आपका विलेज या फिर शहर लेवल पर गवर्नमेंट है। तो इन गवर्नमेंट्स को चलाने वाले जो लोग होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि जनता द्वारा चुने जाते हैं, और इनके द्वारा ही जो शासन है वो उस खास लेवल पर चलाया जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो ये गारंटी करता है कि जो जितने भी एडल्ट लोग हैं जिनकी एज 18 से ऊपर हो चुकी है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर किसी भी तरीके की स्थिति में वो हो, वो वोट कर सकता है और अपने लीडर को चुन सकता है। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जब कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, उन्हें ये फील हुआ कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके वजह उसके बाद, यानी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बाद जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये प्रोवाइड करना चाहिए सभी लोगों को। और इसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक माइंडसेट है वो आपको एक लोगों के बीच जाएगा, और लोग जो अभी तक ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम या फिर क्लास, जेंडर हायरार्की इस तरीके की चीजों में फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलेंगे और लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो इसलिए ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी इसका मतलब ये भी होता है कि जो लोग हैं इंडिया के, उनका जो उनके रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का प्रोसेस है उसमें एक डायरेक्ट रोल होगा और उसमें वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर सकेंगे। और इसके अलावा जो हर एक सिटीजन है कंट्री का, और चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करे, वो चुनाव लड़ सकता है, किसी भी तरीके का एजुकेशन लेवल हो उसका, वो चुनाव लड़ सकता है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ये सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होंगे। और इसके बारे में आपको ज़्यादा आगे पढ़ना है, यूनिट 2 में पढ़ना है। यहाँ पर इसका एक तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो ये हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें ये जो लीडर्स होते हैं ये डायरेक्टली जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा जो फीचर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जो पावर है उसको सेपरेट कर दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो स्टेट है, स्टेट कहने का मतलब यहां पर राज्य की नहीं बात की जा रही है, स्टेट कहने का मतलब जो हमारा देश है, कंट्री, यानी जो पूरा गवर्नमेंट फंक्शनिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसकी बात यहां पर की जा रही है कि जो स्टेट है यानी जो हमारा देश है उसमें जो पावर है उसको 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला तो लेजिस्लेचर हो गया, दूसरा एग्जीक्यूटिव हो गया और तीसरा जुडिशरी हो गया। तो इन तीनों के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। लेजिस्लेचर का मतलब हो गया कि जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो गए, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, इन सभी की बात की जा रही है। एग्जीक्यूटिव हो गया जो आपका ब्यूरोक्रेसी होता है जिसमें आईएएस, आईपीएस इस तरीके के लोग आ जाते हैं। और इसके अलावा तीसरा जो होता है वो जुडिशरी, उसमें आपका जो कोर्ट सिस्टम है यानी कि जज हो गए, आपको हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सभी हो जाते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों के दिमाग में यह बात थी कि कोई भी जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, चाहे वो जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो या फिर लेजिस्लेचर हो, वो अपने पावर को जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर सकता है या फिर दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर सकता है। तो इस तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए भी जो उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उन्होंने बहुत सारे प्रावधान किए हैं और बहुत सारी चीजों को किया था ताकि जो बैलेंस है पावर का सभी तीनों के बीच में बना रहे, यानी जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पर हावी ना हो, एग्जीक्यूटिव आपको लेजिस्लेचर और जुडिशरी पर हावी ना हो, और जुडिशरी आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पर हावी ना हो। तो इस चीज को काफी ज्यादा ध्यान में रखा गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद देखिए यहाँ पर अगले फीचर की बात की गई है और वो है फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और ये फंडामेंटल राइट्स ही हैं जो कि हमारे देश में किसी भी नागरिक को पावर्स प्रोवाइड करते हैं कि उनके अधिकारों का हनन जो सरकार है या फिर जुडिशरी है या फिर कोई भी सरकार का जो अंग है वो नहीं कर सकता है। और जो सेक्शन है फंडामेंटल राइट्स का, उसको जो भारतीय संविधान है या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कंसाइज कहा जाता है। और देखिए जो कॉलोनियल रूल था इंडिया के ऊपर, उसके बाद यानी कि कॉलोनियल रूल को देखने के बाद जो लोग थे या फिर जो संविधान बना रहे थे या फिर जो आम जनता थी उनके बीच में एक तरीके का सस्पिशन आ गया था सरकार के प्रति या फिर जो गवर्नमेंट है उसके प्रति, कि देखिए जो सरकार है वो कभी भी लोगों के अधिकारों का हनन कर सकती है, इसलिए कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए ताकि जो सरकार है जो जो भी पावर में हो, चाहे वो जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी हो, वो लोगों के अधिकारों का हनन ना करे या फिर उनको एक जरूरी दर्जा प्रोवाइड करे या फिर जरूरी रिस्पेक्ट प्रोवाइड करे जो कि उनको मिलना चाहिए। और इसकी वजह से जो फंडामेंटल राइट्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके अधिकारों को बचाने का काम करता है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपको किसी भी तरीके के जो जरूरत से ज्यादा पावर का यूज है या फिर एक्सेसिव पावर का यूज है या फिर आपके अधिकारों को हनन करने का कोशिश है, उससे आपको बचाता है। और इसके इस चीज के जरिए यानी फंडामेंटल राइट्स के जरिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी लोगों को, भारत में रहने वाले सभी लोगों को राइट प्रोवाइड करता है, एक तरीके की गारंटी प्रोवाइड करता है कि जो सरकार है वो उनके अधिकारों का हनन नहीं करेगी या फिर उनको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगी। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उन्होंने भी एक तरीके का नीड एक्सप्रेस किया था कि इस तरीके के राइट्स की ज़रूरत है ताकि उनके ग्रुप को बचाया जा सके, उनके जो अधिकार है उनको उसको भी बचाया जा सके। और इसके साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी गारंटी करती है कि जो माइनॉरिटी है उसको सेफगार्ड किया जाए या फिर उसको बचाया जाए मेजोरिटी के अगेंस्ट में या फिर मेजोरिटी के खिलाफ। तो देखिए जो डॉक्टर अंबेडकर थे उन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दो काम करती है। पहला तो ये है कि सभी जो सिटीजन है उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने जो राइट्स हैं उसको क्लेम कर सके, उसको वो मांग सके या फिर उसको वो मिले। और इसके अलावा दूसरा ये है कि इन राइट्स को, ये जो राइट्स है फंडामेंटल राइट्स, ये सरकार के सभी जो अंग है उन पर लागू हो, सभी अथॉरिटी पर लागू हो। और इसके अलावा जितने भी लॉज बनाने के जो प्रोसीजर्स हैं उनके ऊपर, सभी चीज के ऊपर इसकी बाइंडिंग हो, कोई भी इसको किसी भी तरीके से वायलेट ना कर सके। और फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी दिया गया है। ये एक तरीके का सरकार के लिए है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि जो सरकार है वो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंश्योर करे ताकि जो सोसाइटी है वो आगे बढ़ सके और इसके साथ ही जो देश है उसका डेवलपमेंट हो सके। तो यहां पर देखिए फंडामेंटल राइट दिए गए हैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इंक्लूड किए गए। पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये सभी इसको आप याद कर सकते हैं। और यहां पर क्वेश्चन दिया गया है विच फंडामेंटल राइट्स विल द फॉलोइंग सिचुएशन वायलेट, तो इसको आप खुद से सॉल्व करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद लास्ट है हमारा वो है सेक्युलरिज्म। तो देखिए सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, तो यहां पर उसका भी डेफिनेशन दिया गया है। तो यहां पर डेफिनेशन दिया गया है कि अ सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रोमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट जो है या फिर जो इंडिया है वो किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं कहता है या फिर कह नहीं सकता है, संविधान में उसका बात नहीं किया गया। जैसे कि आप पाकिस्तान का बात करेंगे तो वहां पर कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक स्टेट है, इसका मतलब कि वहां का जो गवर्नमेंट है उसका ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में जो सरकार है वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है, सभी रिलीजन को उसको बराबर का अधिकार देना होगा या फिर बराबर का वैल्यू देना होगा। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जरूरत क्यों है और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट में कुछ थोड़ा सा दिया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्सरसाइज दिए गए हैं तो इसको हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।